ठीक 7वें दिन सूजी का ऑपरेशन होना था। उससे पहले ही इस किस्से को ख़त्म करके उसे इनाम क्लेम करना होगा। लेकिन जिस रफ्तार से ये सिलसिला घिसट रहा था, उससे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। एसआई की हालत में सुधार होने और उसके बच जाने की उम्मीद से बड़ी भारी समस्या हल हो गई थी। शैलजा भी सहयोग कर रही थी, लेकिन वो कब तक ऐसा करेगी, इस बारे में कोई गारंटी नहीं की जा सकती थी। बेहद चालाक वो औरत ऐन वक्त पर कोई ऐसा गुल भी खिला सकती थी जिससे सारी बाजी ही उलट जानी थी। विक्रम ने दूसरा पहलू सोचा। शैलजा के 30,000 रुपये उसके पास थे। 90,000 में कार बेचकर उसके पास 1,20,000 रुपये हो जाने थे। बाकी 30-40 हज़ार का इंतज़ाम भी किया जा सकता था। इस तरह से तो ऑपरेशन का पूरा प्रबंध हो सकता है। तो क्या वो शैलजा को पुलिस के हवाले करके ऐसा ही करे? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसमें बड़ी गड़बड़ थी एसआई शिव कुमार गुप्ता। डॉक्टर्स ने उसके बच जाने की सिर्फ उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया था। और जब तक वो होश में नहीं आ जाता और डॉक्टर उसके बच जाने की गारंटी नहीं कर देते, तब तक उसकी ओर से खतरा बना ही रहेगा। दूसरी वजह थी निशा सिंह की हत्या। शैलजा ने उसकी हत्या से इनकार करके सारा दोष उसके मत्थे मढ़ देना था। और ये करने के बाद अगर शैलजा ने पुलिस की हिरासत में खुदकुशी करने की अपनी धमकी पूरी कर दिखाई तो क्या होगा? पुलिस और अदालत उसकी हर बात का पूरा एतबार करेंगे और इस तरह उसका फांसी पर चढ़ने का समान हो जाएगा। इसका मतलब फ़िलहाल इस सिलसिले से खुद को अलग करने की स्थिति में वो नहीं था। हालात को वॉच करते हुए मुनासिब मौके का इंतज़ार करना होगा, लेकिन किसी भी सूरत में वो 6 रोज़ से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। विक्रम को कॉफ़ी की तलब महसूस हो रही थी। एक कैफ़े के सामने कार पार्क करके वो अंदर चला गया। कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो मेज़ पर जा बैठा। कॉफ़ी सर्व किए जाने का इंतज़ार करते विक्रम को मेज़ के नीचे अपने पैरों में कोई चीज़ पड़ी महसूस हुई। उसने झुककर देखा। रोल की शक्ल में मुड़ा हुआ एक अखबार नीचे पड़ा था। उसने अखबार उठाकर खोला। वो रामनगर से प्रकाशित होने वाला एक सायंकालीन समाचार पत्र की प्रति थी। शायद रामनगर से कोई आया हो ग्राहक और उसे वहाँ भूल गया हो। विक्रम की निगाहें मुख्य पृष्ठ पर छपे एक समाचार की हेडलाइंस पर अटक गई। सब इंस्पेक्टर की हालत में सुधार। समाचार के अनुसार एसआई शिव कुमार गुप्ता की हालत सुधर रही थी। हालांकि वो अभी होश में नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो जल्दी ही होश में आ जाएगा। शेष समाचार में मिसेज जौहरी के हुलिये और कार के नंबर में कलर वगैरह दोहराते हुए बताया गया था कि मृतक जय नारायण जौहरी द्वारा बैंक से गबन की गई 60 लाख रुपए की रकम का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस सूत्रों का कहना था कि बैंक के उच्चाधिकारी गबन की गई रकम को बरामद कराने वाले के लिए पूर्व घोषित 1 लाख रुपए के इनाम की राशि को बढ़ाकर दुगना करने के बारे में विचार कर रहे थे और जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। मिसेज जौहरी के बारे में समाचार के मुताबिक पुलिस को यकीन था कि इलाके की तमाम मेन रोड्स की दिन रात कड़ी निगरानी की जा रही होने की वजह से वो बचकर नहीं जा सकती थी। वो रामनगर या उसके आसपास ही कहीं छुपी हुई थी और जल्दी ही पकड़ी जाएगी। अपनी खूबसूरती की वजह से वो ज़्यादा देर खुद को छुपाकर नहीं रख सकती थी। पुलिस की नौकरी कर चुका विक्रम जानता था कि अपराधी का मनोबल तोड़ने और जनता की निगाहों में अपने विभाग की कार्यकुशलता और तत्परता को बनाए रखने के लिए आमतौर पर पुलिस ऐसे ही दावे क्या करती है। अखबार को पुनः मेज़ के नीचे गिराकर वो कॉफ़ी की चुस्कियां लेने लगा। अखबारों में अभी तक निशा सिंह का कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये स्वाभाविक और समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि उसकी लाश बेसमेंट में थी और सारा मकान जलकर उसके ऊपर गिर गया था और ये सब सिर्फ पिछली रात ही हुआ था। इतनी जल्दी उस मलबे में छानबीन कर पाना मुमकिन नहीं था। विक्रम ने इस बारे में सर खपाने के बजाय कॉफ़ी ख़त्म करी और बिल चुकाकर बाहर कार की ओर जाते समय उसने नोट किया कि वो उसी इलाके में था जहां उन तीनों बैंकों की वो शाखाएं थीं, जिनमें लॉकर्स में 60 लाख रुपए की रकम मौजूद थी और जिसकी चाबियां उसके अपनी जेब में पड़ी हुई थीं। उन तीनों में से एक बैंक मुश्किल से 2 फलांग दूर था और बाकी दोनों उससे कोई 1.5 मील दूर एक ही बहुमंजिला इमारत के 2 अलग अलग खंडों पर स्थित थे। अनुमान था उन तीनों बैंकों के लॉकर से उसे भारी रकम को निकालने में शैलजा को करीब 1 घंटा लग जाना था। विक्रम अभी फ्लैट में लौटकर नहीं आना चाहता था। पास ही एक सिनेमा हॉल था। इवनिंग शो शुरू होने वाला था।
फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी उसमें नहीं थी, वो सिर्फ वक्त गुजारना चाहता था। इसलिए फिल्म के पोस्टर्स पर निगाह डाले बगैर उसने बुकिंग विंडो से टिकट खरीदा और अंदर चला गया। उसकी सीट सबसे पिछली लाइन में कोने वाली थी। वो सीट में पसर गया। 3 घंटे के इस वक्त में उसने सो लेना ही बेहतर समझा। जल्दी ही उसकी आंखें मूंदने लगी और वो नींद की बाहों में समाता चला गया। इंटरवल में भी वो सोता ही रहा। पिक्चर खत्म हो जाने पर पास से गुजरते एक आदमी का पैर उसके पैर पर पड़ा और वो हड़बड़ाकर जाग गया। दरवाज़ों की ओर जाते लोगों पर निगाह पड़ते ही वो समझ गया कि शो खत्म हो चुका था। वो भी उठकर उसी भीड़ में शामिल हो गया। सिनेमा हॉल से निकलकर कार की ओर जाते समय अचानक वो बुरी तरह चौंका। अखबारों का पुलिंदा उठाए एक हॉकर चीख रहा था, बैंक मैनेजर का हत्यारा पकड़ा गया। विक्रम ने अखबार खरीदा। वो 8 पेज का एक स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र था। मेन पेज पर नीचे की ओर छपा था, बैंक मैनेजर जौहरी का हत्यारा गिरफ्तार, युवक हत्यारे ने अपना जुर्म का इकबाल किया। विक्रम अपनी कार में सवार होकर तेज़ रफ्तार से अपने फ्लैट की ओर ड्राइव करने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ता विक्रम सोच रहा था, युवक हत्यारे ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया, अब शैलजा जौहरी का क्या होगा। लेकिन ये सवाल अब महत्वपूर्ण नहीं था और ना ही इसे बड़ी खबर कही जा सकती थी। इस सबसे अहम बात थी कि पुलिस ने उस युवक और उसकी बहन को पकड़ लिया था और इसका सीधा सा मतलब था कि पुलिस को अब उसके हुलिये के बारे में भी पता चल गया था। वो फ्लैट में दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में लाइट ऑन थी, लेकिन शैलजा वहाँ नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि शैलजा वहाँ थी। वो एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया और अखबार खोल लिया। रामनगर। राकेश महाजन उर्फ रॉकी नामक एक युवक की गिरफ्तारी से जयनारायण जौहरी की हत्या का मामला सुलझ गया है। रामनगर निवासी राकेश महाजन ने आज दोपहर बाद लगभग 2 बजे कड़ी पूछताछ के बाद कबूल किया कि गुमशुदा समझे गए बैंक मैनेजर जौहरी की 2 महीने पहले उसी ने हत्या की थी। मृतक जौहरी की लाश मंगलवार रात को उस कुएं से बरामद पड़ी पाई गई थी। राकेश का कहना था कि जौहरी की हत्या के अपराध में मृतक की खूबसूरत विधवा शैलजा जौहरी भी पूरी तरह शामिल थी। हत्या की योजना मिसेज जौहरी ने बनाई थी, जिसे उस औरत के कहने पर ही उसने असली जामा पहनाया था। इसका मतलब उसका अनुमान ठीक ही था, विक्रम ने सोचा। युवक रॉकी को शैलजा ने बलि का बकरा बनाया था। उसने आगे पढ़ा। राकेश महाजन को आज सुबह रामनगर से दक्षिण पूर्व में करीब 50 मील दूर देहाती इलाके में कच्ची सड़क पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला था कि मिसेज जौहरी की कार उसी इलाके में देखी गई थी। कार की खोज में निकले पुलिस दल को राकेश महाजन एक युवती के साथ कच्ची सड़क पर जाता दिखाई दिया। बाद में पता चला कि वो युवती राकेश महाजन की बहन कामिनी महाजन थी। उन दोनों की हालत खस्ता थी। उनके साथ खासी मारपिटाई की गई लगती थी। पुलिस जीप को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की। पकड़े जाने पर ना तो वो अपनी उस वक्त वहाँ मौजूदगी की कोई मुनासिब वजह बता सके और ना ही अपनी हालत के बारे में कोई सफाई दे सके। वो किसी सवाल का माकूल जवाब देने में असमर्थ थे। वे बस एक ही बात दोहराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह हैं। बाद में जब पुलिस दल ने उनके साथ सड़क के अंतिम सिरे पर एक फिशिंग एंड हंटिंग कैंप के गैराज में मिसेज जौहरी की कार मिली और राकेश से कड़ी पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने जौहरी की हत्या के अपराध में अपनी शिरकत होने का कबूल कर लिया। राकेश ने पुलिस को बताया कि मिसेज जौहरी और उसका एक अपरिचित साथी रिवॉल्वर के जोर पर उनसे उनकी कार लेकर रात भाग गए। राकेश द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस अब मिसेज जौहरी के उस साथी को भी तलाश कर रही है और समझा जाता है कि वो बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आखिरकार उसकी आशंका सही साबित हो गई। विक्रम अखबार को गोद में रखकर सोचने लगा, लेकिन स्थिति निराशाजनक नहीं थी। पुलिस को उसका सिर्फ हुलिया ही मालूम था और इस सारे मामले से ताल्लुक़ रखती और उसकी असलियत को जानने वाली सिर्फ निशा सिंह ही थी, जो कि अब मर चुकी थी। सिर्फ हुलिये के आधार पर पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विक्रम दोबारा पेपर उठाने ही वाला था कि बाथरूम से निकलकर शैलजा अंदर आ गई। वो पिछली रात वाला वही सलवार सूट पहनी थी और रेडियो ऑन करके वो एक कुर्सी पर बैठ गई। विक्रम की गोद में पड़े अखबार की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसमें कोई दिलचस्प खबर है? हाँ। क्या? विक्रम ने अखबार उसकी ओर बढ़ा दिया। खुद ही पढ़ लो। शैलजा ने अखबार लेकर हेडलाइंस पर निगाह डाली। ओह, बस ओ ही कहोगी?
तो और क्या करूं? तुम्हें दुख होना चाहिए। क्यों? तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो पकड़ा गया, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मेरा बॉयफ्रेंड वो नहीं था। तो फिर वो इस चक्कर में कैसे फंस गया? नैना उर्फ निशा सिंह की वजह से। मतलब? हम्म, वो उस औरत को प्यार करता था। विक्रम के चेहरे पर असमंजसतापूर्ण भाव थे। निशा सिंह को प्यार करता था? लेकिन निशा का अफेयर तो तुम्हारे पति के साथ था। शैलजा मुस्कुराई। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं? क्या तुम जानते नहीं, इश्क में आदमी अंधा हो जाता है। बेकार की बातें मत करो। मेरे सवाल का जवाब दो या अखबार मुझे दे दो। मैं इसी से कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। आखिर इस बखेड़े के बारे में जानने का कुछ तो मुझे भी हक है। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने रेडियो की ओर देखा। आवारा फिल्म का मुकेश का गाना आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर दिया, टांगे मोड़कर कुर्सी पर रख ली और एक सिगरेट सुलगा कर पीठ इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट से सटा ली। गाना बढ़िया है ना? सहगल और मुकेश मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तुम दोनों में से जौहरी की हत्या किसने की थी? विक्रम ने उसकी बात पर ध्यान न देकर पूछा। शैलजा का ध्यान गाने की ओर था। मैंने, वो बोली। वो पूर्णतया शांत थी। उसका स्वर पूरी तरह भावहीन था। ये बात उसने कुछ इस ढंग से कही थी कि मानो जौहरी उसका पति ना होकर कोई निहायत मामूली और अपरिचित ऐसा आदमी था जिसकी मौत से कोई सरोकार उसे नहीं था। क्यों? पैसों के लिए? विक्रम ने पूछा। नहीं। फिर? मुझे उससे नफरत थी और मुझे नैना से भी नफरत थी। उस घटिया औरत को अगर मैं उसके असली नाम से पुकारूं तो तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं होगा? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वो और ज़्यादा उलझन में पड़ गया था। तुम्हारा मतलब है पैसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं था? लेकिन वो सारी रकम तो फिर भी तुम्हारे पास है? उसने पूछा। शैलजा के होठों पर सर्द सी मुस्कुराहट पैदा हो गई। तुम अभी भी पैसे से इतने ज़्यादा चिपके हुए हो? पैसा चीज़ ही ऐसी है, उसी के लिए तो मैं इस बखेड़े में पड़ा हूँ। खैर, मैंने भी ये तो नहीं कहा कि पैसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। पैसे की अपनी अहमियत है और इस सारे सिलसिले का भी एक ख़ास पहलू रहा भी है। ये ठीक है, मैंने उसकी हत्या की थी क्योंकि मुझे उससे नफ़रत थी और उस नफ़रत की एक वजह पैसा भी था। दरअसल जय ने जो रकम चुराई थी वो बैंक की नहीं थी। लेकिन रकम तो उसने बैंक से ही चुराई थी। फिर भी वो बैंक की नहीं थी। विक्रम चकराया। फिर किसकी थी? मेरी। वो मेरा पैसा चुरा रहा था। विक्रम ने उसे घूरा। तुम्हारा? हाँ, वो दोनों बेहद चालाक थे। जय मेरे पैसे के दम पर उस घटिया औरत के साथ ऐश करना चाहता था। बढ़िया थी ना उसकी योजना? विक्रम ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एक तरफ तो तुम ये कहती हो कि ये रॉकी निशा सिंह से प्यार करता था, दूसरी ओर तुम्हारा कहना है कि जौहरी और निशा सिंह तुम्हारे पैसे के दम पर ऐश करना चाहते थे, इसलिए जौहरी ने गबन किया था और गबन की गई वो रकम तुम्हारी थी। इसके अलावा तुम कहती हो कि जौहरी की हत्या तुमने की थी, जबकि अखबार में छपा है कि हत्या रॉकी ने की थी और उसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। अखबारों के मुताबिक वो रकम बैंक से चुराई गई थी। फिर वो तुम्हारी कैसे हो गई? क्या है ये सारी पहेली? शैलजा ने सिगरेट का पहला कश लिया। अखबारों में जो छपा है वो बिल्कुल सही है, वो धुआं उगल कर बोली। लेकिन जो तुम कह रही हो वो ना तो उससे मेल खाता है और ना ही तुम्हारी अपनी बातों का कोई आपस में मेल है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। जिस बैंक से रकम चुराई गई थी उसकी स्थापना मेरे परदादा ने की थी। ओह, समझा। इसलिए तुम उस रकम को अपनी बता रही हो। अब उस बैंक की मालिक तुम हो? वो मुस्कुराई। नहीं, मैंने कहा ना, उस बैंक की स्थापना मेरे परदादा ने की थी। लेकिन मेरे दादा बड़े ही शौकीन मिजाज और शाहखर्च निकले। बिजनेस की कोई समझ उन्हें नहीं थी। वो अपने ही रास रंग में ही मस्त रहते थे। खर्चा बढ़ता गया और आमदनी सिमटती रही। मेरे पापा, वो भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चले। फिर जमींदारी ख़त्म हो गई।
बैंक दूसरे शेयर होल्डर्स के हाथों में चला गया और फिर लिमिटेड हो गया। मुझे विरासत में ख़ानदानी इज्जत शोहरत तो मिली, लेकिन दौलत के नाम पर हवेली के अलावा ख़ास कुछ नहीं मिला। जैसे शादी के बाद मैंने हवेली के पास वाली ज़मीन में एक होटल और सिनेमा हॉल बनवाने का फ़ैसला किया। हम दोनों ने बाकायदा एक कंपनी बनाई और हवेली समेत सभी जायदाद को बैंक के पास गिरवी रखकर कंपनी के नाम पर 60 लाख का लोन ले लिया। वो सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा है, लेकिन अब उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला जाएगा। वो तनिक रुकी, फिर बोली, मैंने ज़िंदगी में 2 ही बेवकूफ़ियाँ की थी, जैसे शादी और उसे अपनी पूरी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बनाना। अब तुम्हारी समझ में कुछ आया? हाँ, लेकिन जौहरी ने बैंक की रकम का गबन क्यों किया? क्या वो कंपनी के खाते से पैसा नहीं निकाल सकता था? नहीं, उसके लिए चेक पर मेरे साइन भी होने ज़रूरी थे। जय के पास अपनी तालीम और आकर्षक मर्दाना व्यक्तित्व के अलावा कुछ नहीं था। बैंक में मैनेजर की नौकरी भी उसे मेरी वजह से ही मिली थी। बैंक से तुम लोगों ने 60 लाख रुपए का लोन लिया था? विक्रम ने कुछ सोचते हुए पूछा। क्या तुम्हारी कुल जायदाद की कीमत वाकई इससे 1.5 या दुगनी है? वो धूर्ततापूर्वक मुस्कुराई। तुम वाकई बहुत होशियार और दूर की सोचने वाले हो। मेरी कुल जायदाद की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए आंकी गई थी, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में कम से कम 50 लाख रुपए लगने थे। लेकिन मैंने अपने रसूखों के ज़रिए एहतियातन 60 लाख रुपए का लोन मंजूर करा लिया था। खैर, जब जय ने नैना के खाते मुझे छोड़ देने का फ़ैसला किया तो साथ में मोटी रकम भी ले जानी चाहिए। लेकिन मेरी दी हुई उसके हिस्से की आधी जायदाद बैंक के पास गिरवी पड़ी थी। कानूनन ना तो वो उसे बेच सकता था और ना ही अकेला कंपनी के खाते से रकम निकाल सकता था। इसलिए उसने गबन का तरीका अपनाया। क्योंकि उसने वो रुपया बैंक से चुराया था और बैंक उसे पकड़ने या रकम को बरामद करने में नाकामयाब रहा है, इसलिए अपने पैसे की रिकवरी के लिए बैंक के सामने एक ही चारा है कि वो उसके हिस्से की जायदाद को जब्त कर ले, ताकि कुछ तो वसूली हो सके। अब तुम बताओ, इस सारे सिलसिले में नुकसान किसका हुआ? मेरा ही ना? वो पुनः सर्द ढंग से मुस्कुराए। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दूसरी औरत बनने वाली जो हूँ। तो ये है सारा किस्सा। लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये तो ठीक है कि तुम्हें अपनी जायदाद की 1.5 गुनी कीमत मिल गई, इसलिए जायदाद के रहने या न रहने से कोई फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर है कि तुम्हें पहले से ही अपने पति की इस योजना की जानकारी थी। तुम जानती थी कि वो ये सब करने वाला था, तो तुमने उसी रोज़ जब वो बैंक से रकम घर लाया था पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? वे लोग आते उसे गिरफ्तार कर लेते और रकम वह बैंक को वापस लौटा देते। इस तरह मामला वहीं ख़त्म हो जाता और ये सारा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। तुम ठीक कहते हो, लेकिन दुनिया में जिस एक बात से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो है बेवकूफ़ बनाए जाना, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। मैंने जैसे लव मैरिज की थी, हम दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और जय की खूबसूरती में भी एक आकर्षण था, ख़ास तौर पर औरतों के लिए। अपनी इस खूबी से वो भी न सिर्फ बखूबी वाकिफ़ था, बल्कि इसका पूरा पूरा फ़ायदा भी वो उठाता था। जवान और खूबसूरत औरतें उसकी कमज़ोरी थीं। शादी के बाद जब तक हम दोनों पर एक दूसरे का जादू सर चढ़कर बोलता रहा, सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर अपनी खसलत से लाचार जय का दिल मुझसे भरने लगा और वो मुझसे कटना शुरू हो गया। और जब वो मेरी आधी जायदाद का मालिक बनकर बैठ गया, धीरे धीरे उसकी असलियत मुझ पर खुलने लगी। मैं उसकी वफादार बीवी बनी रही और वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर दूसरी औरतों से अपना पहलू आबाद करता रहा। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में आई नैना पहली औरत नहीं थी, लेकिन मेरी वजह से वो आखिरी ज़रूर बन गई। उससे पहले जय के ताल्लुकात कामिनी महाजन से थे। वो बैंक में क्लर्क हुआ करती थी। कामिनी से पहले भी उसकी एक और आशनाई थी, और उससे पहले किसी और से। नैना से पहले की सारी औरतों को मैंने बर्दाश्त किया था, लेकिन जब जय ने चुपचाप फैसला किया कि वो मेरी दौलत पर अपनी उस रखैल के साथ मुझसे दूर जाकर ज़िंदगी भर ऐश करेगा,
तो मैंने भी उसी की तरह चुपचाप फैसला कर लिया कि उसके इस इरादे को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उस जैसे खुदगर्ज, बेईमान और दगाबाज आदमी के लिए मेरे पास एक ही सजा थी, मौत। तुम्हें डर नहीं लगा? मैं जानती थी कि मेरा और ज़्यादा नुकसान नहीं होना था, तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन उस राकेश महाजन उर्फ रॉकी का इससे क्या ताल्लुक था? वो इस तस्वीर में कहाँ फिर बैठता है? उसका मामला थोड़ा पेचीदा है। वो एक ऐसा नाकाम आशिक था जो अपनी हसद की वजह से अपनी ही बेवकूफ़ी का शिकार होकर रह गया। शायद वो समझता है कि एक के बाद एक दो औरतों ने उसके साथ दगाबाजी की थी, लेकिन असल में उससे दगाबाजी करने वाली वो रकम ही थी। तुम फिर पहलुओं में बात करने लगी? सॉरी, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि जिस आदमी से मैं बातें कर रही हूँ वो समझता है कि दौलत के अलावा कोई और मोटिव हो ही नहीं सकता। विक्रम कुछ नहीं बोला। शायद नैना ने तुम्हें बताया होगा कि वो नर्स थी, शैलजा ने कहना जारी रखा। और उसने 7-8 महीने रामनगर में एक अपाहिज औरत की देखभाल करने में गुजारे थे। उसकी ये बात बिल्कुल सच थी। जिस औरत को उसने नर्सिंग केयर दी थी वो राकेश और कामिनी की माँ थी। उसी दौरान राकेश नैना को दिल दे बैठा और उससे दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा। नैना ने भी उसे पूरा यकीन दिला दिया कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती थी। इसमें शुरुआत किसकी ओर से हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा अनुमान है कि नैना ने ही राकेश को प्रोत्साहित किया होगा। एक अपाहिज औरत की सेवा करने के बोझ काम से वो चेंज चाहती होगी, और उस बोरियत से बचने के लिए उसे भी किसी पुरुष साथी की तलाश रही होगी, और उसने वक्ती तौर पर राकेश का साथ पकड़ लिया। लेकिन राकेश में अपनी उम्र के लिहाज से लड़कपन ज़्यादा था। जिस्मानी ताल्लुकात को सच्चा प्यार समझकर वो नैना को अपने मन मंदिर की देवी मानकर उसे हमेशा के लिए अपनाने के सपने सजाने लगा। जबकि नैना जैसी दुनियादार और तजुर्बेकार औरत ना तो ऐसे प्यार में विश्वास रख करती थी और ना ही उस जैसे युवक के साथ इतनी देर चिपकी रह सकती थी। लेकिन राकेश क्योंकि उसे दिलो जान से चाहता था, इसलिए नैना का हरजाईपन बर्दाश्त नहीं कर सका, जो उसके बश की बात नहीं थी। फिर भी एक हद तक उसने बर्दाश्त किया, मगर जब उसे अपने सपने चूर चूर होते और प्यार की दुनिया लुटती नजर आई तो वो गुस्से से पागल हो गया। सुना है ना, इश्क में आदमी की मत मारी जाती है। राकेश के साथ भी यही हुआ। वो तनिक रुकी और सिगरेट सुलगाने के बाद बोली, जब नैना का मेरे पति के साथ अफेयर शुरू हुआ तो उसने राकेश को परे झटक दिया। उसे यूं भुला दिया मानो उसे जानती तक नहीं थी। मेरा पति उम्र को छोड़कर बाकी हर मामले में राकेश के मुकाबले इसमें हर लिहाज से 21 ही नहीं 25 था। उसकी नौकरी, रहन सहन, ये सब नैना उसे बहुत ज़्यादा दौलतमंद समझ बैठी थी। तब तक इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे उस वक्त पता चला जब नैना को नौकरी छोड़े करीब 1 महीना हो गया था और वो रामनगर से सलीमपुर जा चुकी थी। फिर वो एक शनिवार रात में जब मेरे पति ज़रूरी काम से 24 घंटे के लिए घर से जा चुका था, राकेश महाजन मुझसे मिलने आया। नैना के दीवाने उस नाकाम आशिक की हालत किसी पागल जैसी थी। वो गुस्से में आपे से बाहर हुआ जा रहा था। उसने नैना के साथ मेरे पति के अफेयर के बारे में मुझे बताया। पहले तो मैं समझ नहीं सकी कि वो क्यों मुझे बता रहा था। फिर उसने इसकी वजह मुझे बताई। वो चाहता था कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूं और उसे नैना से दूर होने के लिए कहूं और उसे इस बात के लिए तैयार भी कर लूं। तुम्हें तो उसकी ये बात बेवकूफ़ाना लगी होगी। वो तो लगनी ही थी, लेकिन जल्दी ही मुझे ये भी पता लग गया कि वो बड़े ही खतरनाक मूड में था और इस मामले में बड़े से बड़ा स्टेप भी आसानी से ले सकता था। वीकेंड्स में वो मेरे पति का पीछा करता था और बड़ी बारीकी से उन दोनों को वॉच करता था। इतना ही नहीं, एक बार जब वो दोनों होटल के कमरे में थे तो राकेश लोडेड रिवॉल्वर लिए वहाँ जा पहुँचा, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अचानक उसे सद्बुद्धि आ गई और वो चुपचाप वहाँ से भाग आया। तुम्हारा मतलब है वो उन दोनों को ही मार डालना चाहता था? हाँ, उस वक्त उसका यही इरादा था। फिर क्या हुआ? मुझे उस बेचारे पर बहुत तरस आया। उसे समझाने की कोशिश की कि नैना जैसी घटिया खुदगर्ज औरतों की खातिर ऐसा स्टेप लेकर खुद को तबाह करना सरासर बेवकूफ़ी थी। लेकिन उस पर तो नैना के इश्क का भूत इस कदर सवार था कि मेरी ये कोशिश बेकार गई।
उसने साफ कहा कि नैना को वो दिलो जान से चाहता था, इसलिए उसका कोई अहित वो नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे पति ने नैना का साथ नहीं छोड़ा तो उसे वो ज़रूर मार डालेगा। अब मेरी समझ में आ रहा है, विक्रम बोला। अपने मतलब के लिए तुम्हें एक रेडीमेड बलि का बकरा मिल गया था। तुम्हें बस इतना करना पड़ा कि ऐन वक्त पर उसे थोड़ा और उकसा दिया। नहीं, शैलजा सर हिलाकर इनकार करते हुए सर्द लहजे में बोली। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, लेकिन बाद में जब तस्वीर का रुख बदला तो मुझे समझ आना शुरू हो गया कि राकेश और उसकी बहन असल में मुझे ही उकसाने की कोशिश कर रहे थे। यार साफ साफ बता दो, तुम फिर से पहलियों में बात करने लगी। शैलजा ने सिगरेट के अवशेष से नई सिगरेट सुलगाकर अवशेष को एस्ट्रे में कुचल दिया। पूर्णतः शांत और सामान्य उस औरत को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता था कि वो अपने पति की हत्या के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये मामला अपने आप में पेचीदा था। शुरू में ऐसा लगता था कि मानो एक नासमझ युवक पागलपन की हद तक हसद का शिकार हो गया था। बाद में ये स्थिति बदल गई और उसे बदलने वाला भी वही था, वो और उसकी बहन। कैसे? दरअसल उनकी बातों ने मुझे भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बकौल राकेश, मेरा पति और नैना पर जासूसी करने के दौरान उसने पता लगाया कि नैना ने अपना नाम बदल लिया था। उसे इस पर हैरानी तो हुई, लेकिन तनाव, क्रोध और बदले की भावना के दौर से गुजर रहा होने के कारण उसने इस बात पर कोई खास अहमियत नहीं दी। मगर मुझे लगा कि ये कोई सुनियोजित योजना के तहत किया गया था, इसलिए मैंने अपने तौर पर थोड़ी छानबीन कराई। नैना ने अपना नाम बदल लिया, इसकी कुछ एक वजह भी मुझे पता चली, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। मसलन जब भी मेरा पति नैना से सलीमपुर में मिला और नैना के निवास स्थान पर वो कभी नहीं गया। मेरे पति ने कई बार अपने लिए काफ़ी कपड़े और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें खरीदी थी, जिन्हें नैना अपने अपार्टमेंट में ले गई। फिर मुझे पता चला कि 8 लाख रुपए की अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर करीब 5 लाख रुपए लोन ले चुका था। तब तक मैं समझ चुकी थी कि बाकायदा योजना बनाकर वो दोनों क्या करना चाह रहे थे। यानी तुम्हारा पति उसे लेकर कहीं दूर भाग जाने की योजना बना रहा था? हाँ, मेरी जगह कोई और भी औरत होती, उसने भी आसानी से यही नतीजा निकाल लेना था, वो बोली। उसी दौरान मैंने राकेश महाजन में भी तब्दीली नोट की। उसके व्यवहार में अजीब सी निराशा और खालीपन आ गया था। ये खालीपन उसके बेचारगी भरे पतिवादों में भी झलकने लगा था। बड़ी मायूसी के साथ वो कहा करता था, मेरे पति ने अपनी और मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी, अब वो नैना को भी तबाह कर रहा था। उसे देखकर लगता था कि पागलपन भरी हसद ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था, और अपनी उस हसद पर उसने कुछ इस ढंग से काबू पाया हुआ था मानो विस्फोट के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो तनिक रुकी, फिर बोली, इसी तरह 2 महीने गुजर गए। राकेश में आई तब्दीली के बारे में मैंने बारीकी से हर पहलू से सोचा था, लेकिन समझ नहीं पाई कि इसकी क्या वजह थी। फिर एक रोज़ उसकी बहन की बातों से मैंने अनुमान लगाया और मैं कामयाब हो गई। राकेश ने अपनी बहन कामिनी को उस बारे में बता दिया था। कामिनी अपने भाई के मुकाबले में ज़्यादा होशियार है। वो समझ चुकी थी कि नैना ने क्यों अपना नाम बदला था। कामिनी को मेरे पति से भी नफरत थी, क्योंकि मेरा पति अपने आकर्षक व्यक्तित्व में उलझाकर उसे भी अपनी हवस का शिकार बना चुका था। लेकिन इसमें ज़्यादा अहम बात ये थी कि वो भी बैंक में काम करती थी। उसने रुक कर विक्रम की ओर देखा। अब तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। खुद को राकेश की बातों में आने दिया। हमारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। हमारे जीने का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, इंतकाम। वीकेंड में हर बार मेरा पति जब ज़रूरी काम या किसी और बहाने से गायब हो जाता तो राकेश का खून खौलने लगता था। वो एक ही बात कहता था, अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद उसने इंतज़ार करना जारी रखा। मैंने भी अपने पति को जरा भी शक नहीं होने दिया कि मुझे उसके क्रियाकलापों की जानकारी थी। मुनासिब वक्त का इंतज़ार। और अंत में वो शनिवार आ पहुंचा। मेरा पति बैंक से रोज़ाना की अपेक्षा कुछ देर से लौटा और बताया कि वो ज़रूरी काम से जा रहा था। इतवार रात में लौट आएगा। वो ऊपर जाकर
स्नान आदि में व्यस्त हो गया और मैं हमेशा की तरह चुपचाप बाहर आ गई और उसकी कार की तलाशी लेने लगी। उस रोज़ मैं कामयाब हो गई और जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो मिल गई। तुम्हारा मतलब 60 लाख की उस रकम से है? हाँ, वो एक बड़े से ब्रीफकेस में बंद थी और ब्रीफकेस होल्डाल में लिपटा हुआ था। उस पूरे अरसे में जब मुझे अपने पति के इरादों पर शक हो गया था और मैं उसे वॉच किया करती थी, अक्सर मैं सोचती थी, अगर मुझे ठोस सबूत मिल गया और यकीनी तौर पर पता चल गया तो क्या मैं वो वाकई कर सकूंगी जो करना चाहती थी। लेकिन ब्रीफकेस खोलकर रकम पर निगाह पड़ते ही मेरी सारी हिचकिचाहट गायब हो गई और मेरा इरादा खुद ब खुद मजबूत हो गया। मेरे पास वक्त नहीं था। ब्रीफकेस को कार से निकालकर मैंने बेसमेंट में छुपा दिया। मैं जानती थी कि बैंक में मेरे पति की गतिविधियों पर कामिनी की बारीकी से नज़र रहती थी। मुझे यकीन था कामिनी ने अपने भाई को फ़ोन पर बता दिया होगा कि मेरा पति अपने रोज़ाना ले जाने वाले ब्रीफकेस के स्थान पर एक बड़ा ब्रीफकेस लेकर बैंक से निकला था और बैंक से उस रोज़ वो सबसे बाद में बाहर आया था। ये सुनते ही राकेश ने सीधा यहाँ पर पहुँचना था और ये हुआ भी। पैदल ही वो पिछले रास्ते से सही वक्त पर आ पहुँचा। उसे पूरा यकीन था कि जिस मौके का इंतज़ार वो करता रहा था वो आ गया था। उसका तनावपूर्ण चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और आंखों में वहशियाना चमक थी। उसने आते ही पूछा, क्या मेरे पति ने फिर ज़रूरी काम से जाने के बारे में कहा था? मैं शायद खुद भी बहुत उत्तेजित सी हो गई थी। मैंने बता दिया कि वो ज़रूरी काम से जा रहा था। राकेश ने हमेशा की तरह कहा कि ये सिलसिला ख़त्म करना ही पड़ेगा और इससे और ज़्यादा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। अपनी आदत के मुताबिक वो अपने बचकाना ढंग से मुझे उकसा ही रहा था कि मैंने अपने पति के सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आहट सुनी। जो ही वो दरवाजे पर पहुंचा, मैंने राकेश की जेब से उसकी रिवॉल्वर निकालकर उसे शूट कर दिया। विक्रम ने देखा। उसका चेहरा भावहीन था। कितनी गोलियां चलाई थी तुमने? सिर्फ एक में ही काम हो गया था। फिर रिवॉल्वर का क्या किया तुमने? राकेश को वापस लौटा दी। तो जौहरी की हत्या खुद तुमने की थी? हाँ। तो फिर राकेश ने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? इसके अलावा उसके पास चारा भी क्या था? मैं उस वक्त दस्ताने पहनी थी और वो उसकी अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी। लेकिन जौहरी को उसने शूट नहीं किया था। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है उसने पुलिस को सच्चाई ही बताई थी। अब पुलिस ने किसी खास वजह से प्रेस में ये बताया हो कि हत्यारा वही था और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। फिर लाश और जौहरी की कार को किसने वहाँ से हटाया? राकेश ने या? शैलजा ने सर हामी में हिला दिया। हाँ। वह आश्चर्यजनक रूप से शांत और सामान्य था। ऐसा लगता था मानो उसने बारीकी से डिटेल्स पर विचार करके पहले से ही सारी योजना बनाई हुई थी। उसने बड़ी होशियारी और सफाई से सारा काम निपटा दिया। वैसे ही कोई ख़ास मुश्किल काम भी नहीं था। उस वक्त मेरी नौकरानी वहाँ नहीं थी क्योंकि हर शनिवार को मैं उसे छुट्टी दिया करती थी, इसलिए हमें सिर्फ रात होने तक का इंतज़ार करना पड़ा। जाहिर है कि राकेश और कामिनी भी उस रकम को हथियाना चाहते थे, लेकिन जब जौहरी की कार में उन्हें वो नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया? सारा काम निपटा कर वो इतवार रात को वापस लौटे। उन्होंने रकम के बारे में मुझसे पूछा तो मैं पूरी तरह से अनजान बन गई। मैंने साफ कह दिया, इस बारे में ना तो मैं कुछ जानती थी और नहीं उनकी ये बातें मेरी समझ में आ रही थी। और उन्होंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया? नहीं, लेकिन जो मैंने कहा था उसे गलत भी साबित वो नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि बैंक वालों ने रकम के गबन वाली बात सोमवार को सुबह बताई थी, क्योंकि इतवार को छुट्टी की होने की वजह से बैंक बंद रहा था। दूसरे उन दोनों में से किसी ने भी पहले कभी रकम का कोई जिक्र नहीं किया था। मैं अपनी इसी बात पर अड़ी रही कि मेरा पति जब बैंक से घर पहुंचा था तो उसके पास कोई ब्रीफकेस था ही नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, बस मुझे बड़ी बड़ी धमकियां देकर रह गए। इसके अलावा और वो कर भी क्या सकते थे? अगर मुझे मार डालते तो रकम का पता कभी उन्हें नहीं चलना था और पुलिस के पास वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस जुर्म में वो खुद भी बराबर के हिस्सेदार थे। तुम्हें टॉर्चर करके तुम्हारी ज़बान तो खुलवा सकते थे। इतना हौसला तब उनमें नहीं था। यानी वो चुप बैठ गए?
नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने ढंग से पूरी हवेली की तलाशी ली थी। पुलिस द्वारा तलाशी ली जाने के बाद? हाँ। लेकिन जब पुलिस को तलाशी में रकम नहीं मिली तो उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि उन्हें मिल जाएगी? क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन था कि रकम मेरे ही पास थी, जबकि पुलिस ने इस बारे में शक भी मुझ पर नहीं किया था। उन दोनों ने इतनी बारीकी से तलाशी ली थी कि सोफे के कवर वगैरह तक चीर डाले थे। बेसमेंट की तलाशी नहीं ली? ली थी। तो फिर वहाँ पर उन्हें रकम नहीं मिली, क्यों? इसलिए कि उसी शनिवार रात में मैंने बेसमेंट से निकाल कर रकम फूलों की एक क्यारी में दबा दी थी। फिर जब पुलिस ने रकम को हवेली में तलाश करना और मुझे वॉच करना बंद कर दिया तो रकम निकाल कर यहाँ ले आई और 3 लॉकर्स में बंद कर दिया। इसका मतलब है तुम्हारे पति की खाली कार को निशा सिंह के अपार्टमेंट के सामने राकेश महाजन ने छोड़ा था? हाँ। निशा को पूरा यकीन था कि ये तुमने किया था। शैलजा तनिक मुस्कुराई। नैना के साथ दिक्कत यही थी, वो खुद को जितनी होशियार समझती थी असल में वो थी नहीं। फिर भी उसे इतना ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी बचकानी हरकत मैंने नहीं करनी थी। विक्रम खामोश बैठा सोचने लगा कि इस औरत ने बड़ी सफाई से सबको बेवकूफ़ बना दिया था, सिवाय उसके। वो मुस्कुराया। सिर्फ वही इकलौता शख्स था जो उस औरत से जीतने के कामयाब हो पाया। बाकी सब एक दूसरे की जान लेने और डबल क्रॉस करने में ही उलझ कर रह गए थे। और उन तीनों लॉकर्स की चाबियां उसकी अपनी जेब में थी। लेकिन जब तक रकम कब्जे में ना आ जाए इस जीत को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता था। तुम वाकई बहुत ज़्यादा होशियार हो, वो बोला। मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। शैलजा रेडियो उठाकर बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। विक्रम वहीं सोफे पर पसर गया। अगली सुबह शैलजा को सोती छोड़कर विक्रम अपने फ्लैट से निकल गया। नीचे जाकर उसने उस रोज़ का अखबार खरीदा। उसे खोलते ही वो तेज झटका सा खाकर रह गया। मोटी मोटी सुर्खियों में छपा था, मिसेस शैलजा जौहरी की लाश बरामद, साथी की तलाश जारी। अखबार हाथ में लिए हतबुद्धि से खड़े विक्रम को एक साथ अनेक भयानक आशंकाओं ने इस बुरी तरह घेर लिया था कि उन सब पर एक साथ नहीं सोचा जा सकता था। एक बार में सिर्फ एक बात पर ही मुश्किल से विचार किया जा सकता था। कोई कुछ कहता सुनाई दिया। क्या? विक्रम के मुंह से भारी सी आवाज़ निकली। उसने अखबार मोड़कर बगल में दबा लिया। उस अखबार की प्रतियां लाखों की तादाद में छपी होंगी, लेकिन उनसे कोई सरोकार उसे नहीं था। उसके लिए इस प्रति को छुपाना ज़रूरी था। साथी की तलाश जारी। ये सुर्खी बार बार हथौड़े की भांति उसके दिमाग में बज रही थी। उसे लगा कि सड़क पर गुजरता प्रत्येक व्यक्ति उसे ही घूर रहा था। उसका जी चाहा भाग खड़ा हो, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अरे अपने बाकी पैसे तो लेते जाइए साहब, अखबार वाले ने उसे टोका। ओह, विक्रम ने बकाया पैसा लेकर जेब में डाल लिया। अखबार वाला गौर से उसे देखता रहा। विक्रम सर झुकाए धीरे धीरे चल दिया। उसके दिमाग में विचार यूं गड़बड़ होकर रह गए थे कि वो ढंग से कुछ नहीं सोच रहा था। सहसा उसे ख्याल आया कि इस अखबार को साथ लिए अपने फ्लैट में वो नहीं लौट सकता था। अगर शैलजा ने इसे पढ़ लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। हालात अचानक ऐसा खतरनाक मोड़ लेंगे ये तो उसने पहले सोचा तक नहीं था। उस औरत को पता चलेगा तो वो जोरदार कहे लगाएगी। अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विक्रम 60 लाख रुपए के लिए शैलजा को पुलिस से छुपा रहा था, लेकिन पुलिस शैलजा को नहीं ढूंढ रही थी। शैलजा मर चुकी थी। अब उन्हें शैलजा के साथी यानी उसकी तलाश थी। उसे कुछ करना होगा। क्या? इसी क्या का जवाब सोचता वो फ्लैट के नीचे उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी कार खड़ी थी। भाग्यवश चाबियां जेब में ही थी। वो कार में सवार होकर निरुद्देश्य भाव से ड्राइव करने लगा। विभिन्न सड़कों से गुजरता हुआ वो बीच पर जा पहुंचा। एक सुनसान स्थान पर कार रोक दी। वो यहाँ पर इत्मीनान से अखबार पढ़ा जा सकता था, लेकिन अखबार खोलकर फैलाने से पहले ही वो समझ गया था कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था इसमें क्या छपा होगा। अखबार पढ़ते ही इधर उधर बिखरे सारे सिलसिले के टुकड़े अपने सही स्थान पर ठीक उसी तरह फिट बैठ जाएंगे जैसे शतरंज की बाजी में बिसात पर उस वक्त मोहरे सजे होते हैं जब खेल शुरू होते ही दूसरे खिलाड़ी द्वारा मात दे दी जाती है।
विक्रम की निगाहें अखबार पर फिसलने लगी। स्थिति उसकी आशा से कहीं अधिक खतरनाक थी। इस बारे में जहाँ तक उसने अनुमान लगाया था वो सब सही था, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुमान वो नहीं लगा पाया था। ठीक उसके अनुमान के अनुसार पुलिस को निशा सिंह की जली लाश मिल गई थी और एसआई गुप्ता भी आखिरकार होश में आ गया था। एसआई गुप्ता का ये कहना कि वो लाश मिसेज जौहरी की ही थी भी समझ में आ जाता है। वो लाश मिसेज जौहरी की ही लाश है। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसे साफ पहचाना था। फिर उस आदमी ने पीछे से मुझ पर प्रहार कर दिया था। गुप्ता के ये शब्द अपने स्थान पर बिल्कुल सही थे। ये ठीक था कि देखने में कोई बहुत ज़्यादा समानता शैलजा और निशा सिंह में नहीं थी, लेकिन कद बुद्ध के लिहाज से दोनों एक जैसी थीं। दोनों की सही उम्र का अंदाज़ा लगा पाना हालांकि मुश्किल था, लेकिन इस लिहाज से भी कोई खास फर्क उसमें नहीं था। इसलिए निशा की जली लाश को, जो इस बुरी तरह जल गई थी कि पहचानने के काबिल नहीं रही थी, शैलजा की लाश मान लिया गया था। और इस पर शक करने या ज़्यादा बारीकी से जांच की ज़रूरत भी किसे थी? किसी को भी नहीं। पुलिस के सामने शक करने की मामूली सी भी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि एसआई गुप्ता मौके पर मौजूद था। उसने शैलजा को वहाँ देखा था और साफ पहचाना था, क्योंकि गुप्ता इमारत को वॉच करता रहा था और पहले किसी को अंदर जाते उसने नहीं देखा था। इसलिए जाहिर था कि शैलजा उस वक्त इमारत में अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर जाने के लिए ही वहाँ मौजूद थी। गुप्ता के बेहोश हो जाने के बाद पड़ोसियों द्वारा फायर की आवाज़ भी सुनी गई थी। निशा सिंह भी पिछली तरफ से तभी वहां पहुंची थी जब गुप्ता बेहोश पड़ा था। वैसे भी निशा सिंह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो कई महीने पहले वहां से जा चुकी थी। ये तमाम बातें ऐसी थीं जिनका अनुमान विक्रम ने पहले ही लगा लिया था। अखबार में सुर्खियां देखते ही ये सब बातें एक साथ उसके दिमाग में आ गई थी। लेकिन जिस बात का अनुमान विक्रम नहीं लगा पाया था वो कहीं ज़्यादा खतरनाक थी, और वो थी पेट्रोल पंप पर मिले सब इंस्पेक्टर का बयान। विक्रम ने पढ़ा। एसआई दिनेश ठाकुर ने दावे के साथ बताया कि पेट्रोल पंप पर जिस आदमी को कार में उसने देखा था वो वही आदमी था। उस पर ये हुलिया पूरी तरह फिट बैठता था, और उसके पास जो कार थी वो राकेश महाजन की ही थी। उस वक्त इन तमाम बातों की जानकारी उसे नहीं थी। फिर भी उसने कार में झांक कर देखा था, क्योंकि नंबर प्लेट के मुताबिक वो कार रामनगर इलाके की थी। कार में कोई और नहीं था। वो आदमी अकेला, वो अकेला था। बेड़ा गर्क। विक्रम को अचानक अपने गले में कुछ फंस गया सा महसूस हुआ। हवेली में आग लगने के बाद शैलजा सहित पुलिस से बचकर भाग आने के अपने जिस कारनामे पर उसे बेहद खुशी हुई थी, अब वही उसकी जान का दुश्मन बन गया था। उसकी वो कामयाबी वास्तव में एक ऐसे अदृश्य जाल था जिसमें वो अनजाने में ही उलझता चला गया था। अगर शैलजा गायब हो गई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वो खुद हत्या के आरोप में फंस कर रह जाएगा, और वो आरोप भी एक ऐसी औरत की हत्या का होगा जो जिंदा और सही सलामत थी। यानी शैलजा को आज़ाद होने के लिए सिर्फ इतना करना था कि उसके फ्लैट से बाहर चली जाए। उफ, तकदीर का ये कैसा मजाक था। 2 हत्याएं करने के बाद भी चालाक शैलजा बेगुनाह और आज़ाद थी, और एक नेक काम करने के नेक इरादे से इस बखेड़े में पड़ने वाला विक्रम बेगुनाह साबित होते हुए भी गुनाहगार साबित होने वाला था। विक्रम को अपनी हथेलियों पर गीलापन महसूस हो रहा था। बेचैनी से पहलू बदलते हुए उसने आगे बढ़ने का हौसला जुटाया। उसका हुलिया पुनः दोहराया गया था। इस दफ़ा हुलिया इतनी बारीकी के साथ छपा था कि आसानी से उसका सही स्केच बनाया जा सकता था। इतनी बारीकी के साथ हुलिया बताने वाली कामिनी महाजन थी। उसने जरा सी भी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी थी। विक्रम की निगाहें उस पैराग्राफ के अंतिम लाइनों पर टिकी थी। कामिनी महाजन ने पुलिस को बताया है कि उस आदमी के चेहरे में ऐसा कुछ था कि वो परिचित सा प्रतीत हुआ था। उसका विचार है कि या तो उसने उस आदमी को पहले कहीं देखा था या फिर उसकी तस्वीर देखी थी। वो बराबर इसी बारे में सोचती रही है और उसे यकीन है कि देर सवेर याद भी आ जाएगा। ये फिनिशिंग टच था, विक्रम ने सोचा। कामिनी को एक बार ये याद आने की देर थी कि कितना अर्सा पहले उसने अखबारों में छपी उसकी तस्वीर देखी थी। फिर पुलिस सीधी उसकी छाती पर आ चढ़ेगी और कामिनी को ये कभी भी याद आ सकता था। अंतिम पैराग्राफ में बैंक अधिकारियों द्वारा गबन की गई रकम को बरामद कराने वाले के लिए इनाम की राशि 1 लाख से बढ़ाकर दुगना कर दिए जाने की घोषणा छपी थी। लेकिन विक्रम को अब ये पढ़कर कोई खुशी नहीं हुई।
स्वयं पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो अभी भी खुद को बचा सकता था। उसने स्वयं को तसल्ली दी। ज़रूरी नहीं था कि कामिनी महाजन को उसके बारे में याद आ ही जाएगा। उसे अभी तक याद नहीं आया था। अगर कोई ज़बरदस्त संयोग ही पैदा हो गया तो बात दूसरी थी, वरना वो जितना इस बारे में सोचेगी उतनी और ज़्यादा उलझन में पड़ती जाएगी। अब एक रिस्क ये था, अब केवल एक ही रिस्क था और उसे ये लेना ही होगा। इस मामले में खुद को अलग कर लेने से भी उसकी स्थिति में अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोटे तौर पर यह मामला फाइनल स्टेज में था। रकम लगभग उसके हाथ में थी। मामले को बीच में छोड़ बैठना सरासर बेवकूफ़ी होगी। वो इस बखेड़े में गले तक फंस चुका था। इससे निकलने के लिए उसे शैलजा को पुलिस के हवाले करना होगा। इसके अलावा और कुछ वो नहीं कर सकता था, और बस यही एक ऐसा काम था जो अभी किया जा सकता था। उसे लगा कि हालात वास्तव में उतने ख़राब नहीं थे जितने कि ख़राब नज़र आ रहे थे। बाजी अभी भी उसके हाथ में थी। कुछ एक रोज़ में ये किस्सा पूरी तरह निमट जाना था और उसके लिए अपने लिए कोई खतरा बढ़ता जा रहा था। उसके अपने लिए खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन शैलजा की तलाश अब पुलिस को नहीं थी। इसलिए अब सिर्फ इतना करना होगा कि शैलजा के लिए कुछ कपड़े खरीदे जाएं, उसके बालों को सही करा दिया जाए, क्योंकि अब इस चक्कर में ज़्यादा वक्त ज़ाया करना सही नहीं था। इसलिए जल्दबाजी करने की कोई ठोस वजह शैलजा को बतानी पड़ेगी। मसलन उसकी मकान मालकिन वापस आ रही थी, इसलिए उसको फ्लैट में रख पाना मुमकिन नहीं था, और इतनी जल्दी किसी दूसरी सही जगह का भी इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले 2-3 रोज़ तक, जब तक कि वो खबरों से गायब नहीं हो जाती, उसे अखबारों से दूर ही रखना होगा। तभी उसे याद आया, रेडियो, उसका क्या होगा? अखबारों में जिन खबरों को वो उससे छुपाना चाहता था, उन्हें रेडियो पर भी तो वो सुन सकती थी। गनीमत थी कि उसका टीवी मैकेनिक के पास पड़ा था, वरना ये समस्या और भी पेचीदा हो जानी थी। लेकिन फिलहाल रेडियो भी अपने आप में कम जटिल समस्या नहीं था। उसे ये सोचकर स्वयं पर खींच सी आई कि इसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया। मगर हर एक बात को हर वक्त याद भी तो नहीं रखा जा सकता था। अभी भी शायद देर नहीं हुई थी। वो इंजन स्टार्ट करके वापस शहर की ओर कार ड्राइव करने लगा। अखबार को उसने रास्ते में एक स्थान पर फेंक दिया। अपने फ्लैट की ओर लौटता हुआ वो सोच रहा था, हो सकता है वो पहले ही समाचार को सुन चुकी थी, पिछली रात उसकी गैर मौजूदगी के दौरान या फिर सुबह। उसे इस समाचार की जानकारी थी या नहीं, ये पता लगाना आसान नहीं था, क्योंकि उसने जानबूझकर इसे छुपाते हुए खुद को इस बारे में अनजान ही जाहिर करना था। और उस मक्कार औरत के चेहरे से ये समझ पाना कि उसके दिमाग में क्या था, कतई मुमकिन नहीं था। फिर कैसे पता लगेगा? क्या वो खुद ही बता देगी? उसे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समाचार को जानने के बाद वो खुद भी इस कैद से आज़ाद होना चाहेगी, और इस जल्दबाजी की कोई वजह भी तो उसे बतानी पड़ेगी। लॉकर्स की चाबियां और उसकी सारी नगद रकम उसकी अपनी जेब में थी, और जाने से पहले वो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर लेना चाहेगी। इनके बगैर वो कहीं नहीं जा सकती। इसके अलावा एक और वजह भी थी। शायद दुनिया में वही अकेला शख्स था जो ये जानता था कि शैलजा जौहरी अभी भी जिंदा थी। हो सकता है उस चालाक और ख़तरनाक औरत ने उसके लिए भी कोई योजना बना रखी थी। वो पहले भी 2 हत्याएं कर चुकी थी। एक और करने में वो हिचकेगी नहीं, और ना ही इससे उसे कोई फ़र्क पड़ेगा। विक्रम अपने फ्लैट से कोई 150 गज पहले ही कार पार्क करके पैदल ही आगे बढ़ा। विक्रम फ्लैट में दाखिल हुआ। शैलजा ड्राइंग रूम में नहीं थी। रेडियो बंद पड़ा था। दरवाज़ा पुनः बंद करके उसने राहत की सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में खामोशी भी एक थी। विक्रम ने चारों ओर निगाहें दौड़ाते हुए जानने की कोशिश की कि वो कहाँ थी। रेडियो का भी कुछ करना होगा। ज़्यादा इंतज़ार करना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन साथ ही एहतियातन बरतना भी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि विक्रम नहीं चाहता था कि अचानक शैलजा आ पहुँचे और उसे रंगे हाथों पकड़ ले। तभी उसे बाथरूम से शैलजा की आहट सुनाई दी। वो उधर ही बढ़ गया। बाथरूम का दरवाज़ा तनिक खुला था और अंदर से उसके गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। नहा चुकी? विक्रम ने पूछा। हाँ, क्यों? बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा और खुल गया और शैलजा ने बाहर देखा। उसने अपने बगलों के नीचे एक तौलिया कसकर बांधा हुआ था। चौड़े तौलिए ने उसके शरीर को घुटनों तक ढक रखा था।
वो अपने बालों की लटों को जूड़े की शक्ल में सर के पृष्ठभाग पर लपेट रही थी। उसके बालों में साफ फर्क नजर आ रहा था। तमाम बाल चमकीले ब्राउन थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी काले भी रहे होंगे। क्या बात है, तुमने खबर सुनी? विक्रम ने सवाल किया। शैलजा के चेहरे पर ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ जिससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सके। कौन सी खबर? एसआई को होश आ गया। अच्छा, और निशा सिंह की लाश भी पुलिस को मिल गई है? अच्छा, लेकिन वो तो देर सवेर मिलनी ही थी। मिलनी तो थी ही, मगर इसमें एक दिलचस्प बात हुई है। क्या? पहले पुलिस ने सोचा कि वो लाश तुम्हारी थी। अच्छा, लेकिन हम दोनों में तो कोई समानता नहीं थी। वो तनिक रुकी, फिर बोली, ओह समझी, तुम्हारा मतलब आँख से है। लाश बुरी तरह जल गई थी, इसलिए वो लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। विक्रम को मन ही मन उसकी तारीफ करनी पड़ी। अगर वो नाटक कर रही थी तो वो इतना सजीव और स्वाभाविक था कि उसे नाटक करना नहीं कहा जा सकता था। हाँ, तुम तो जानती हो, उस पर एसआई ने तुम्हें पहचान लिया था और किसी ने फायर की आवाज़ सुन ही ली थी। इसलिए जब पुलिस को मलबा हटाने पर लाश मिली तो वो उसे तुम्हारी समझ बैठी। लेकिन फिर निशा की घड़ी के केस पर नीचे की तरफ उसका नाम उन्हें खुदा नजर आ गया। ओह, जवाब में शैलजा ने सिर्फ इतना ही कहा। उसका चेहरा पूर्ववत भावहीन था और लहजे से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि उसने इस पर यकीन कर लिया था, और ये भी हो सकता था कि वो पहले ही रेडियो पर असली खबर सुन चुकी थी और अब मन ही मन उस पर हंस रही थी। असलियत क्या थी ये जान पाना नामुमकिन था। मुझे अभी थोड़ी देर और लगेगी, शैलजा लापरवाही से बोली। अखबार मेज़ पर ही पड़ा रहने दो, यहाँ से फारिग होकर पढ़ लूँगी। विक्रम ने चौंकने का अभिनय किया, फिर मुंह बना लिया। लानत है, वो बड़बड़ाया। क्यों, क्या हुआ? अरे अखबार तो मैं रेस्टोरेंट में ही भूल आया, लेकिन उसमें बस यही था। ओके। शैलजा कंधे झटका कर पीछे हटी और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने बाथरूम में 5-7 मिनट तो रहना ही था। विक्रम को भी इतना ही वक्त चाहिए था। वो किचन में चला गया। नाइफ स्टैंड में गोश्त काटने के लंबे और तेज़ धार वाले चाकू के अलावा 2 चाकू और बर्फ़ तोड़ने वाला एक सुआं भी लगा हुआ था। पहले कभी इस और विक्रम ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसके लिए ऐसी चीज़ों पर एहतियातन नज़र रखना ज़रूरी सा हो गया था, क्योंकि बदल गए हालात में शैलजा पर भरोसा करना खुदकुशी करना जैसा था। उसे याद आया कि बाल काटने के लिए जिस लंबी नुकीली कैंची को वो लाया था, उसे भी जानलेवा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने पलट कर ड्राइंग रूम में देखा। शैलजा वहाँ नहीं थी। वो अभी भी बाथरूम में थी। वो एक छोटा चाकू लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। रेडियो की वायर का शूज स्विच बोर्ड से अलग करके रेडियो को घुमाकर उसका पृष्ठभाग अपनी ओर कर लिया। चाकू की सहायता से पेच खोलकर कवर अलग किया और अंदर की 2 तारें काटकर उन्हें आपस में मिला दिया। कवर को वापस उसी तरह पेच द्वारा कसकर उसने शूज स्विच बोर्ड में लगा दिया और रेडियो को पहले की भांति रख दिया। किचन में जाकर उसने चाकू को पुनः स्टैंड में लगा दिया, वापस ड्राइंग रूम में लौटा और फिर एक सोफ़ा चेयर में धंसकर इंतज़ार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद शैलजा बाथरूम से निकलकर अंदर आई। वो मैक्सी पहनी थी और सर पर एक तौलिया लपेट रखा था। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। सेट कराने के बाद ये बाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। विक्रम को देखती हुई वो बोली, रंग तो बिल्कुल बदल गया है, नोट किया तुमने? हाँ, बड़ी अजीब सी बात है। बाहरी तब्दीली का दिलो दिमाग पर भी पूरा असर पड़ता है। कैसे? मैं खुद को पूरी तरह दूसरी औरत महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कोई और हूँ और शैलजा जौहरी मर चुकी है। विक्रम समझ नहीं सका कि उसकी इस बात का वास्तविक अर्थ क्या था। बाहरी शारीरिक परिवर्तन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप वो ऐसा कह रही थी, या फिर बड़ी ही सफाई से उसे अपने जाल में जकड़ रही थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि ये औरत बेहद चालाक और ख़तरनाक थी, और इसके कई सबूत अब तक पेश भी वो कर चुकी थी। यही तो हम चाहते थे, वो लापरवाही से बोला। शैलजा बैठ गई। देखते हैं समाचारों में क्या बताया जाता है। वो कुर्सी की पुश्त में स्पीड सटाती हुई बोली और हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑन कर दिया। उसी क्षण हल्का सा पटाखा हुआ और रेडियो से धुआं बाहर निकलने लगा। अरे जल्दी से इसे बंद करो, ये जल रहा है, विक्रम ने बोला। शैलजा ने स्विच ऑफ कर दिया। अजीब बात है, थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था।
अचानक क्या हो गया इसे? कोई कनेक्शन लूज़ हो गया होगा, शायद इस वजह से अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया हो। दिखाओ मुझे, मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ, इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं, अंदाज़न 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। शैलजा ने उसे घूरा। 2-3 दिन? हाँ, तब तो इसके ठीक होने के बजाय नया खरीदना ही बेहतर होगा। क्यों, तुम्हें डर है कि खबरें नहीं सुन पाओगी? शैलजा मुस्कुराई। नहीं, इसके बगैर मैं खुद को तन्हा महसूस करती हूँ, दुनिया से बिल्कुल कटी हुई, मानो पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है मैं तुम्हें बता दूंगा, और अखबार भी तुम पढ़ सकती हो। शैलजा की मुस्कुराहट गहरी हो गई, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। ना तो वो अखबार पढ़ना चाहती थी और ना ही इसकी कोई ज़रूरत उसे थी, विक्रम ने सोचा। उसने पुनः अनुमान लगाने की कोशिश की कि शैलजा कितना कुछ जानती थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। शैलजा का खूबसूरत चेहरा पूर्णतया भावहीन था। विक्रम को चिढ़ सी होने लगी। स्लेट की तरह साफ उस चेहरे से कतई कुछ पता नहीं चलता था। विक्रम को उसकी बड़ी बड़ी आंखें मखौल उड़ाती सी प्रतीत हुई, मानो शैलजा मन ही मन उस पर हंसती हुई उसकी जान लेने के किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रही थी। अगर शैलजा ने रेडियो पर समाचार सुन लिया था जो उसने अखबार में पढ़ा था, विक्रम ने सोचा, तो शैलजा को सिर्फ इतना करना था कि जब वो सोया पड़ा हो उसकी हत्या कर डाले। वो एक ऐसा परफेक्ट क्राइम होगा जिसके लिए वो कभी जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकेगी। 3 लॉकर्स की चाबियां उसकी जेब में थी, और ये जानने वाला कि शैलजा जौहरी अभी भी जिंदा है, वो दुनिया में अकेला ही था। उसकी हत्या करके रकम को बैंक से निकाल कर वो आसानी से कहीं भी दूर जा सकती थी। ये स्थिति किसी भी आदमी को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। पुलिस को शैलजा की हत्या के अपराध में विक्रम की तलाश थी, लेकिन शैलजा न सिर्फ जीवित थी, बल्कि उसकी हत्या करके 60 लाख रुपए की रकम लेकर आसानी से कहीं भी खिसक सकती थी, और किसी ने उसे तलाश करने के बारे में सोचना तक नहीं था। कम से कम शैलजा जौहरी को तो किसी ने तलाश करना ही नहीं था, क्योंकि वो मर चुकी थी। और रीटा ब्रेगेंजा को इसलिए तलाश नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वो इसी कमरे में पैदा हुई थी। किसी और को उसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बात अजीब और अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन ये असलियत थी। क्या शैलजा को इस बात की जानकारी थी? इस सवाल के जवाब में इस दफ़ा विक्रम ने स्वयं को दूसरे ढंग से सोचता पाया। शायद शैलजा ने सारी योजना ठीक उसी क्षण बना ली थी जब बेसमेंट में निशा सिंह के हाथ से टॉर्च गिरी थी, और जब उसे उठाने की कोशिश में उसके चेहरा उसने देख लिया था। शैलजा ने तभी सारी बातें सोचकर तय कर ली थी। एसआई उसे पहचान चुका था, इसलिए अगर निशा सिंह को शूट करके बेसमेंट में आग लगा दी जाए तो बाद में निशा सिंह की जली लाश को उसकी ही लाश समझकर उसे मरा हुआ माना जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये था, क्या शैलजा जानती थी उसकी वो योजना कामयाब हो चुकी थी? इसका जवाब ना तो विक्रम जानता था और ना ही शैलजा के जरिए जान पाने की उम्मीद उसे थी। जैसा कि उसने कहा था कि निशा सिंह रिस्ट वॉच पहनी थी जिसके नीचे उसका नाम खुदा हुआ था, ऐसा तो हो सकता था, मगर वास्तव में ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता तो पुलिस ने शैलजा जौहरी को मृत घोषित नहीं करना था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कहने की स्थिति में शैलजा नहीं थी, बशर्ते कि उसने रेडियो पर स्वयं के मृत घोषित किए जाने का समाचार नहीं सुन लिया था। असलियत चाहे जो भी थी, लेकिन अब विक्रम अच्छी तरह समझ चुका था कि उसका पाला किस किस्म की औरत से पड़ा था। वो चालाक औरत सोच रही हो सकती थी, बल्कि सोचकर नतीजा भी निकाल रही हो सकती थी कि विक्रम अखबार लाना क्यों भूल गया, और अच्छा भला चलता रेडियो उसके आने के बाद ही अचानक ख़राब कैसे हो गया। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि अखबार में छपी वो खबर रात में या इसी सुबह उसकी गैर मौजूदगी के दौरान रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जा चुकी थी और शैलजा उसे सुन चुकी थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो वो ज़रूर मन ही मन उस पर हंस रही होगी।